आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र शुरुआत श्रीनगर की सूरत हाल से। और श्रीनगर की सूरत हाल आज सुबह सुबह ही नज़र आई जब श्रीनगर के बरजुला के इलाके में एक एनकाउंटर भी देखने को मिला। सुबह सुबह खबर आई कि बरजुला के इलाके में दहशत मची है, खौफ है, और यह खौफ दहशत गोलियां और गोले चलने की आवाज़ों से है। और बाद में यही मालूम हुआ कि यहाँ मिलिटेंटों की मौजूदगी और उस मौजूदगी के दौरान फोर्सेस का इलाके का क्रैकडाउन, घेराव, और इस घेराव और क्रैकडाउन के दौरान गोलियां और गोले चलने की आवाज़ें हैं। और यही मालूम हुआ कि श्रीनगर के इस इलाके में बरसों बाद ये सूरत देखने को मिली है। इस सारे इनकाउंटर के दौरान पूरे इलाके में दहशत थी, फोर्सेस की पूरे इलाके में डिप्लॉयमेंट थी, वक्फे वक्फे से गोलियां चल रही थी, वक्फे वक्फे से गोले चलने की आवाज़ें भी आ रही थी। और इस सारी सूरत को कवर करने के लिए जहाँ मीडिया था वहीं पूरे इलाके में फोर्सेस की हर तरफ डिप्लॉयमेंट भी थी। और बाद में मालूम यही हुआ जब आईजी कश्मीर ने यहाँ इस एनकाउंटर साइट पर मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पास खबर है और ख़बर पक्की है कि यहाँ 2 मिलिटेंट हैं, जिनमें से एक पाकिस्तानी है, एक लोकल है। एनकाउंटर करीबन 11:30 के आसपास ख़त्म हुआ और उस दौरान पूरे इलाके में जहाँ सूरत हाल कशीदा रही वहाँ उसके बाद भी इलाके में तनाव हुआ। और इस एनकाउंटर के दौरान ये सारी सूरत हाल जहाँ पैदा हुई वहीं सारी सूरत हाल के दौरान आग लगने का वाक़ा भी पेश आया और उस मकान को भी आग लगी जिसमें मिलिटेंट मौजूद थे। और बाद में डीजी कश्मीर ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें खुलासा करते हुए बताया कि 2 मिलिटेंट, जिनमें से एक पाकिस्तान का और एक लोकल, और जो पूरा जो यहाँ पे जो तंजीम थी वो लश्कर तैयबा से वाबस्ता ये मिलिटेंट थे। और पाकिस्तानी मिलिटेंट इस साल ही इन्फिल्ट्रेट करके आया हुआ था। पहले उसने नॉर्थ कश्मीर में अपनी बेस बनानी चाहिए और उसके बाद वो साउथ कश्मीर शिफ्ट हुआ और अब वो श्रीनगर भी आके श्रीनगर के इलाके में अपनी बेस बनाना चाहता था। और डीजी कश्मीर ने इस सारी सूरत पर डीजी जम्मू कश्मीर ने इस सारी सूरत पर श्रीनगर में मीडिया से बात भी की। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, वो मारा गया है। और सैफुल्ला जो ये पिछले एक के बाद एक 3 मेजर अटैक्स में शामिल था। कैसरमुल्ला बडगाम में कुछ ही दिन पहले सीआरपी की पार्टी पर अटैक हुआ था जिसमें एक एएसआई हमारे शहीद हुए थे। कुछ ही रोज पहले 7 तारीख को कंडीजाल में सीआरपी की दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक किया था जिसमें 2 सीआरपी के जवान शहीद हुए और 3 और जख्मी हुए। उसके बाद एक और अटैक कंडीजान के एरिया में कानवाई के ऊपर किया था। उस कानवाई में जो अटैक था उसको रिपल्स कर दिया गया था। और नौगाम के बगल में जो पुलिस के 2 जवान, आर्मड पुलिस के जो 2 मारे गए थे, उसमें भी सैफुल्ला और आदिल अलियास टिप्पू सुल्तान शामिल थे। आदिल भी एक एनकाउंटर में पहले ही पुलवामा में सिरहामा में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मारा जा चुका है। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है और जो गिरफ्तार किए गए टेरर एसोसिएट्स और एक्टिव टेररिस्ट उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है।
दिलबाग सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी सूरत-ए-हाल पर मीडिया को ब्रीफ भी किया और ये भी बताया कि इस वाक़े के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। ये एक पहलू दुनिया की सूरत-ए-हाल का, लेकिन दूसरा पहलू भी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान की सूरत-ए-हाल का है। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी होने जा रही थी और आज सुबह जो मीटिंग शुरू हुई, बाद दोपहर तक जब मीटिंग ख़त्म हुई तो मालूम हुआ कि इस मीटिंग में भी अभी कुछ हासिल नहीं हो सका है। चीन अभी भी अपनी अकड़ जारी रखे हुआ है। वो अलग बात है कि चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी फ़ौजें भी समुंदर में उतर चुकी हैं। यहाँ से हिंदुस्तान भी उससे नरगे में ले चुका है, लेकिन फिर भी चीन की मटर गश्ती या यूँ कहें तो चीन की खरमस्ती बराबर जारी है और एक तरह से यूँ कह सकते हैं अभी कि अभी ख़तरा टला नहीं है। किसी भी वक्त चीन और हिंदुस्तान के दरमियान की सूरत-ए-हाल तनाव से बड़ी पड़ी सूरत-ए-हाल आगे और भी बढ़ सकती है। आज की मीटिंग फ़ौजी हुकाम की आला सतह फ़ौजी हुकाम की मीटिंग काफ़ी अहम मानी जाती थी, लेकिन आज की मीटिंग से भी कुछ अभी तक हासिल नहीं हो सका है। उधर दुनिया में सबसे बड़ा दूसरा ख़तरा, जिसे आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान की सूरत-ए-हाल कहा जाता है, रूस की मुदाखलत के बाद किसी हद तक कुछ ठंडा होने की उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन सिर्फ 3 घंटे ठंडा रहने के बाद एक बार फिर दोनों अफवाज एक दूसरे पर गोले बरसा रहे हैं, मिसाइल चल रहे हैं, हवाई जहाज़ों से बमबारी की जा रही है और पूरे आर्मेनिया के उस सारी सूरत-ए-हाल और आज़रबाईजान की सारी सूरत-ए-हाल के बीच में एक पूरे का पूरा शहर तबाह बर्बाद हो रहा है। और माना यह जा रहा है कि 300 से ज़ायद लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, बड़ी तादाद में इमलाक खंडरात में तब्दील हो चुके हैं और फिर आलमी दबाव के साथ साथ दुनिया की कई और ताकतें भी इस मैदान में उतरने जा रही हैं। तुर्की का तो नाम लिया जा चुका है, पाकिस्तान भी सारे फरिश्ता है, ईरान के हवाले से भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बरतानवी और कुछ दूसरे मुल्कों की फ़ौजें जो हैं वो भी इस पर अपनी नज़र रखी हुई हैं और अमेरिका तो खुदाई फौजदार बना हुआ है। और इस सारे के बीच में ये भी कहा जाता है कि इसराइल भी कहीं न कहीं अपनी इसमें टांग फंसाए हुआ है। तो साफ जाहिर है ये वो सूरत-ए-हाल है जो दुनिया को एक बड़े खतरे से दो चार भी कर सकती है। लेकिन दुनिया के इसी खतरे में जम्मू कश्मीर का भी नाम लिया जाता है और जहां आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान की जंग को दुनिया तीसरी आलमगीर जंग की तरफ भी ले जाने का कहा जाता है, वहीं ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर एक ऐसा नुक्ता है जो कभी भी बारूद के जिस ढेर में कभी भी आग लग सकती है। ये फ्लैश पॉइंट जो है कहा जा सकता है कि कभी भी फट सकता है और इससे दुनिया एक और ख़तरे से दो चार हो सकती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कश्मीर की भी सूरत-ए-हाल है और एक कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का परसों निराला ही बयान आया था और फ़ारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा था कि अब चीन से लेंगे आज़ादी, यानी चीन को साथ लेके वो 370 के मामले पर उन्होंने बात की थी और उस पर मुल्क से लेके जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों का रद्द अमल भी आया था। कश्मीर में सियासी जमातों में बड़ी जमात PDP और PDP का भी रद्द अमल इस पर आया और PDP के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरा ने फ़ारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए ये भी बताया कि ये उनकी बात है, हम अपनी बात करेंगे। देखिए, ये तो ख्याल हो सकता है कि डॉक्टर फ़ारूक साहब का अपना ख्याल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक़ है या मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, न हमें चीन बचाने आएगा न कोई और मुल्क बचाने आएगा। जो भी करना है, दफ़ा 370 को वापस लाना है, 35A को वापस लाना है, तो उन लोगों की ही ताकत है जो इसको वापस ला सकती है। कोई बाहरी मुल्क इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है। बात उनकी है, वो करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। ये PDP का नुक्ता नज़र, लेकिन BJP के तेवर बड़े तेज़ हैं और BJP नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है और फ़ारूक अब्दुल्ला के इस बयान को जहां बचकाना भी बताया जाता है, वहीं ये भी कहा जाता है कि फ़ारूक अब्दुल्ला की स्ट्रेटजी और पॉलिसी का कभी कोई पता नहीं होता है कि कब वो जाएँ, कहाँ जाएँ, किस तरफ जाएँ। साहब, अभी तक पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था, अब चाइना का सपोर्ट मांगता है। जो चाइना हमारे ऊपर इंट्रूजन कर रहा है, मैं अभी लद्दाख में था तो ईस्टर्न लद्दाख में क्या स्थिति है और वो इस प्रकार का बयान दे, ये बचपना है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो उन्होंने कहा है।
फारूक अब्दुल्ला के मन मिजाज का कोई पता नहीं, बीजेपी के लीडर अशोक कौल का बयान, लेकिन इसके साथ और भी मामला हैं। और एक मामला तामीर और तरक्की का है। रियासत के एलजी ने तामीर और तरक्की के हवाले से जो इकदाम उठाए हैं उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी मानी जा रही है। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल पैकेज के हवाले से भी बताया जाता है कि कहीं न कहीं कश्मीर की तरक्की के लिए या जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए ये नई इंडस्ट्रियल पैकेज और पॉलिसी रूह रवाम भी बन सकती है। और आज एक बार फिर रियासत के एलजी मनोज सिन्हा ने इसी सारी सूरत पर नज़र रखने के लिए आला अफसरान की एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई, जिस दौरान इस पॉलिसी के हवाले से मुख्तलिफ नुकात पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेकिन इसी पॉलिसी को अमलाने के लिए श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करती है उसका अंदाज़ा आम लोगों को है। और श्रीनगर से लेकर जम्मू तक आम लोगों की ब्यूरोक्रेसी से हर बार शिकायत रहती है। पहले तो श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में एक आम आदमी का पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। अगरचे सरकार ने पहले कोविड का बहाना करते हुए आम लोगों को सेक्रेटरीट से दूर ही रखा, लेकिन अब कोविड तो तकरीबन कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कायदे और कानून बनाए गए हैं और इन कायदे और कानूनों पर भी अमल नहीं किया जाता है। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर पहुंचे लोग सरकार से नालान दिखाते हुए ये भी बता रहे हैं कि सिविल सेक्रेटरीट में पहुंचना यूँ कह सकते हैं कि पुलिस सुरात को पार करने के बराबर होता है। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर हमें कुछ लोग मिले, दादरसी